अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मेरी वॉइस क्लियर है सबको? असल में मैं आज आप ठहरी हुई हूँ, यहाँ पे वाईफाई इतना अच्छा नहीं चल पा रहा। तो मुझे बता दीजिएगा कि वॉइस में कोई डिस्टॉर्शन हो या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो। ठीक है। आज कोशिश करते हैं, इंशाल्लाह नेफ्रो अपनी कंप्लीट करते हैं। थोड़े से एमसीक्यूज हमारे रह गए थे। और मेरे पास आज सेफ्रॉन बुक तो नहीं है, मैं भी यहीं से पढ़ूंगी जो शेयर किया हुआ है मैंने स्क्रीन को। अच्छा, एमसीक्यू नंबर 65 से हमने करना था। वहां पे बुक में हमारे पास एमसीक्यू नंबर क्या बनता था? 66। तो ये एमसीक्यू है, पेशेंट विद हिस्ट्री ऑफ AKI due to contrast induced nephropathy treated with disease and confusion after what is the cause of seizures in this patient। अब देखो, अगर ये यूरेमिक इंसेफलोपैथी होता ना, तो इसमें क्या होता, पेशेंट के डायलिसिस के बाद नहीं पड़ने चाहिए थे फिट्स। डायलिसिस से तो इम्प्रूवमेंट आती है। अब ड्यूरिंग डायलिसिस उसको उसको उसके बाद पढ़ना शुरू हुए हैं और कंफ्यूजन में गया, तो ये डायलिसिस डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम है। ओवर सेशन की वजह से आप जो है ना, ओवर रिमूवल ऑफ द सोल्यूट्स की वजह से आप डायलिसिस डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम कर देते हो। हमारे पास एक पेशेंट आया था, जब मैं ट्रेनिंग कर रही थी। लड़की थी, बहुत यंग लड़की थी। उसको पोस्टमार्टम हेमरेज में गई, उसके बाद उसको AKI हुआ। डायलिसिस पे डालना पड़ा, बिल्कुल ठीक थी। सिर्फ उसकी क्रेटिनिन कट ऑफ पे आ गई थी 10 पे, और ओवरलोड में थी, जिसकी वजह से डायलिसिस करानी पड़ी। बिल्कुल होश में थी, सही थी। डायलिसिस का सेशन कराया, जब वापस आई है तो ड्राउजी हुई है। सडनली ड्राउजी हुई है। हमने उसका सीटी भी कराया कि हो सकता है कोई इसको जो है ना, कोई वही प्रोटीन यूरिया है इसके साथ, कोई या पोस्टमार्टम है, कोई CVT वगैरह हो। तो MRI वगैरह सब कुछ कराया, कुछ भी नहीं था। तो एंड पे उसका डायलिसिस डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम ही बनाया था, लेकिन पेशेंट को सर्वाइव नहीं कर सकी थी। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट MCQ हमारे पास 66 है। मतलब बुक मैं ये इधर से पढ़ रही हूँ, तो इसलिए मैं इसी नंबर से चल रही हूँ। आप सिनेरियो सुनते हुए पहचान लेना। A known patient of long-standing rheumatoid arthritis on methotrexate and monthly infliximab therapy presented with pedal edema, which is getting progressively increased. Labs were done which shows proteinuria 4 plus and no hematuria. What is the probable cause? अब देखो, लॉन्ग स्टैंडिंग रूमेटॉइड आर्थराइटिस चल रहा है इसको। अब जब यहाँ पे वो लॉन्ग स्टैंडिंग रूमेटॉइड आर्थराइटिस के साथ नेफ्रोटिक वाली पिक्चर बनाएंगे, दैट इज सेकेंडरी माइलोडोसिस। ठीक है। सम ये सिनेरियो आता है, डिफरेंट तरीके से आता है। तो एक जगह पे इस तरह भी आया हुआ था कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस कंट्रोल्ड है, तो अब उस केस में उसको माइलोडोसिस नहीं डेवलप हो सकती। ठीक है। तो ये फिर आपके पास एनसेड इंड्यूस बन जाता है, जब उन्होंने कंट्रोल्ड बनाई हुई होती है, कि कंट्रोल्ड ऑन पेन किलर्स और ये सारा कुछ। तो ये आपने MCQ ध्यान से पिक करना होता है। और आपको पता है माइलोडोसिस में क्या होता है? जैसा कि इन्होंने यहाँ पे 4 प्लस प्रोटीन यूरिया बताया हुआ है, माइलोडोसिस में आपके पास नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है, नॉट नेफ्रिटिक। 67 MCQ हमारे पास है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन हिस्टोलॉजिकल पेशेंट विद HIV इंड्यूस्ड नेफ्रोपैथी, जिसको हम क्या बोलते हैं? हीवान बोलते हैं। क्या होता है इसमें? मैंने आपको बताया था HIV, हीरोइन, ये मैंने आपको बताया था। इसके साथ कौन सी होती है? फोकल सेगमेंटल। कौन बताएगा? फोकल सेगमेंटल। वेरी गुड। फोकल सेगमेंटल होती है। अच्छा, एक मजे की बात है कि मैंने एक और MCQ किया था, उसमें ओबेसिटी के साथ भी फोकल सेगमेंटल दी हुई थी। वो भी MCQ पास है, इसमें कहीं है। ओबेसिटी वाले, ओबेसिटी इंड्यूस्ड फोकल सेगमेंटल, कुछ इस तरह का सिनेरियो था। अभी मुझे एक्जैक्टली रिकॉल नहीं हो रहा, पर उसका मैं बहुत हैरान हुई थी कि ओबेसिटी के साथ भी होता है। 68 MCQ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉज ऑफ CKD विद श्रंकन किडनीज। अब देखो, आपके पास पता होना चाहिए CKD विद नॉर्मल साइज किडनी, ये आप सबको पता है। CKD विद नॉर्मल साइज किडनी क्या क्या कॉजेज होती हैं, कौन बताएगा? CKD विद नॉर्मल साइज किडनी। अब हमारे पास डायबिटीज, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, मेलाइटोसिस। किडनी का साइज कीवान हो गया। एडल्ट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज हो गया। वेरी गुड। और हमारे पास और कौन सी कॉजेज हो सकती हैं इसके साथ? माइलोडोसिस हो गया, माइलोमा किडनीज हो गई। अब इसमें हमारे पास बाकी सारे ऑप्शन सही है, क्रॉनिक इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस आ गया। गुड। ये सारे सबने सही आंसर बताया। इसका ना एक MCQ का बड़ा अच्छा टेबल बना हुआ है येलो कलर में, संजय शर्मा में। तो ये चीजें आपको, संजय शर्मा तो क्वाइट आउटडेटेड हो गई है, उसमें बहुत सारी गाइडलाइंस पुरानी है, लेकिन उससे कॉन्सेप्ट अच्छे बिल्डअप हो जाते हैं। इसलिए मैं जो चीज आम बुक्स में नहीं है, जो संजय शर्मा की होती है, वो मैं आपको बताती जाती हूँ। क्योंकि बाज लोग पूछ रहे थे कि मैं संजय शर्मा पढ़नी चाहिए नहीं, तो संजय शर्मा पढ़ने का फायदा नहीं है। जो चीज इंपॉर्टेंट होती है, जो आपको कहीं से नहीं मिलती, वो मैं आपको शेयर कर देती हूँ संजय शर्मा का।
69 MCQ है, 60 years old patient with end stage renal disease, कितनी होगी GFR उसकी? एंड स्टेज हमने किस पे कहा था? 5 से कम पे ना, 10 to 5 से कम पे। अच्छा, वो हेमोडायलिसिस पे है। फॉर इस डायलिसिस केम फॉर डायलिसिस सेशन, ब्लड प्रेशर इसका 160/100 है एट द स्टार्ट ऑफ डायलिसिस। अब ड्यूरिंग डायलिसिस उसको क्या हो गया? स्वेटिंग और वीकनेस, उसका बीपी भी ड्रॉप कर गया। आपको क्या होगा इस टाइम? फॉरी आपने क्या अल्ट्रा फिल्ट्रेट निकाल दिया ज्यादा, तो इसका मतलब है डिसकंटिन्यू करो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अच्छा, सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशन डायलिसिस के दौरान क्या होती है, कौन बताएगा? कौन सा सबसे ज्यादा रिस्क फैक्टर होता है जो हमारे पास कॉमनली डायलिसिस के पेशेंट? हाइपरटेंशन। और वो कहते हैं हमने अल्ट्रा फिल्ट्रेट भी ज्यादा नहीं निकाला, तो डिसइक्विलिब्रियम। सबसे पहले क्या काम डिस करते हैं उनका? कार्डियोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन जो है ना डायलिसिस, सॉरी मैं बोले जा रही थी, ये म्यूट हो गया था। सॉरी सॉरी, अब आवाज आ रही है क्लियर? हाँ जी, मेरी वॉइस क्लियर है? सॉरी, ये पता नहीं है ना, कुछ आज नेट का प्रॉब्लम होगा मुझे, मैंने आपको बताया मैं बाहर हूँ ना इसलिए। एक सेकेंड, मैं इसको पोजीशन मैंने अपनी चेंज की है इसलिए। बीच में अगर ये डिस्कनेक्ट होगा तो ये दोबारा से कनेक्ट हो जाएगा, 1-2 मिनट आपको वेट करना पड़े, हो सकता है। अच्छा, नेक्स्ट हम कर रहे थे अपना MCQ। देखो, आपको सबसे पहले जो है ना कार्डियक इस्कीमिया को रूल आउट करना पड़ता है। ठीक है। सबसे आपने पहला स्टेप जो इनिशियल इन्होंने ट्रीटमेंट वगैरह कहा हुआ है कि फौरी आपने क्या करना है, डिसकंटिन्यू अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करके फौरी फौरी उसकी ECG करानी है। ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि यहाँ पे हमने फौरी उसकी डायलिसिस रोकी। मैं आपको इसलिए बता रही थी कि वो नेफ्रो वाले हमें लिख के भेजते हैं कि हमने कोई अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ज्यादा नहीं की इसकी, और हमने वो चेक भी कर लिया है, सलाइन का भी बोलस दे दिया हमने इसको। और पेशेंट को अब आप देखो, फिर हमें फौरी फौरी ECG करानी होती है। 70 MCQ हमारे पास है। 57 years old patient with end stage renal disease due to chronic GN। मैंने आपको बताया था कि क्लिनिकल में वो अक्सर पूछते हैं कि एंड स्टेज रीनल डिजीज की कॉज क्या है। लोग बोल देते हैं हाइपरटेंशन की वजह से। हाइपरटेंशन के साथ नेफ्रोपैथी डेवलप होने के लिए बंदे को कोई 15 साल चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि क्रॉनिक जीएन, जब आपके पास डायबिटीज हाइपरटेंशन को सिर्फ 2-2 3-3 साल हुए हैं, तो फिर आप क्रॉनिक जीएन कॉज बनाते हो। टाइप 2 डायबिटीज में हो सकता है कि वो नेफ्रोपैथी के साथ ही प्रेजेंट करे। अब इसमें आपके पास इनिशियल ट्रीटमेंट क्या, व्हाट इज द बेस्ट ट्रीटमेंट? अब यहाँ पे बेस्ट ट्रीटमेंट पूछ रहे हैं, इनिशियल नहीं पूछ रहे। तो बेस्ट ट्रीटमेंट तो रीनल ट्रांसप्लांट होता है। 71 MCQ patient with a history of renal transplant 3 months back, cyclosporine पे azathioprine पे था, with history of decreased urine output for 3 days. Patient has taken clarithromycin 5 days back with upper respiratory tract infection. आपको पता है कि क्लेरिथ्रोमाइसिन के साथ आपको क्या नहीं देना होता? साइक्लोस्पोरिन नहीं देना होता। अगर साइक्लोस्पोरिन पेशेंट ले रहा है और उसको कोई चेस्ट इन्फेक्शन हुआ है, तो हम कभी भी क्लैरिसेट नहीं देते, क्योंकि ये उसकी टॉक्सिसिटी बढ़ा देती है। ये MCQ पास मेडिसिन में अलमगरिबी में बहुत जगह पे आया हुआ है कि साइक्लोस्पोरिन ले रहा था पेशेंट, क्लेरिथ्रोमाइसिन ले ली, अब उसको साइक्लोस्पोरिन टॉक्सिसिटी डेवलप होगी, उसके सारे फीचर्स होंगे। हाँ जी, साइक्लोस्पोरिन के क्या क्या साइड इफेक्ट है? हमने पढ़ा था फार्मा में सारा ही चैप्टर। सिम्टम्स। सारे चीजें ज्यादा होते हैं इसमें मैडम।
वेरी गुड, बिल्कुल। सारी चीजें ज्यादा होने का मतलब है हाइपरकिलीमिया, हाइपरटेंशन, हाइपरलिपिडीमिया, ये सारे इसके इफेक्ट आएंगे। तो अब आपने एक चीज नोट रखनी है हमेशा कि साइक्लोस्पोरिन के साथ एरिथ्रोमाइसिन नहीं देनी। नेक्स्ट एमसीक्यू, अब ये एक एमसीक्यू ये भी आता होता है कि ना पेशेंट है उसको पेप्टिक अल्सर डिजीज डेवलप हुई हुई है, एच पाइलोराई रिलेटेड ना, और अब वो साइक्लोस्पोरिन पे था, रीनल ट्रांसप्लांट हुआ हुआ था। तो उसमें भी आप जो रिजीम देते हो वो साइक्लोएरिथ्रोमाइसिन के बगैर वाली देते हो। ठीक है। तो ये डिफरेंट तरीके से एमसीक्यू आते हैं, ये क्लेरिथ्रोमाइसिन का वो देखना चाहते हैं कि इन्हें पता ही नहीं कि साइक्लोस्पोरिन के साथ देनी है नहीं देनी। 72 एमसीक्यू हमारे पास है। 45 years old patient presented with hematuria flankpan for 2 weeks. Patient is anxious as his father and paternal uncle died of kidney disease. अब देखो मैथ्स भी palpable है। आपको ये टिपिकल हिस्ट्री पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज की दी हुई है। पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज के साथ बाकी एसोसिएशंस किसकी होती हैं? हाँ जी, क्या क्या एसोसिएशन होती है पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज के साथ, कितनी टाइप्स होती हैं इसकी? दो कौन टाइप्स बताएगा? होते हैं मैडम, दो टाइप होते हैं। हाँ जी बिल्कुल। और एसोसिएशन में इसके जो है ना लिवर में भी सिस्ट बनते हैं, इसके वेरी पेंक्रियास गुड, में, स्प्लीन वेरी दूसरे गुड। जगह में, और सीएनएस में एन्यूरिज्म बनते हैं। और और कार्डियक में क्या होती है एसोसिएशन? माइट्रल वेल प्रोलैप्स? एमएस मेट्रल स्टेनोसिस होता है नो नो मेरे नो, ख्याल से। माइट्रल वाल्व कोलैप्स होता है, ठीक है। एमएस नहीं होता। एमएस के तो मेट्रल कॉज में वाल्व। तीन चीजें बड़ी बड़ी करके रूमेटिक हार्ट डिजीज, रूमेटिक हार्ट डिजीज, रूमेटिक हार्ट डिजीज, ये लिखा हुआ होता है। ठीक है। जी जी, अच्छा, मेट्रल वाल्व। अच्छा ये हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यू 73 है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन कॉज ऑफ मोर्टेलिटी इन पेशेंट्स विद ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज? अब इसमें अब देखो, मैंने आपको कहा था जब भी आपके पास कॉमन कॉज ऑफ डेथ पूछे आप अपने पास नोट करते जाओ, और डॉक्टर काशिफ ने आपके ग्रुप पे भी शेयर कर दिया था हर जगह पे मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ। तो यहाँ पे हमारे पास पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज के साथ क्या है? इस्कीमिक हार्ट डिजीज। 74 एमसीक्यू, विच टाइप ऑफ रीनल स्टोन्स आर कॉमन इन पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज? ये ना एक कंट्रोवर्शियल एमसीक्यू था जिसपे बड़ी बहस हुआ करती थी। हमने एंड पे ना अप टू डेट से भी देखा तो यूरिक एसिड स्टोन्स लिखे हुए हैं जो कि पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज के साथ कॉमन है। तो हमने फिर यही कहा कि सैफरॉन वाकई भाई बड़ी अच्छी बुक है, इसमें ये भी मिस्टेक नहीं है। बाज लोग कहते थे नहीं, कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम फॉस्फेट, ऑल दो कॉमन स्टोन्स हमारे पास कैल्शियम फॉस्फेट होते हैं, लेकिन पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज के साथ यूरिक एसिड है। और हमारे पास उसके साथ क्रोन्स के साथ कौन से स्टोन होते हैं? हाँ जी, कौन Calcium बताएगा? oxalate. कैल्शियम वेरी ऑक्सलेट। गुड। हाँ जी। 75 एमसीक्यू, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन वेल्वुलर पैथोलॉजी इन पेशेंट विद पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज? अब यहाँ पे अभी हमने जो एमसीक्यू डिस्कस किया था माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स। 76 एमसीक्यू हमारे पास है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इमेजिंग मोडालिटी इज यूज्ड फॉर द स्क्रीनिंग ऑफ मेंबर्स ऑफ एडल्ट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज? अच्छा ये ना एमसीक्यू ऑन एग्जामिनेशन में दो तरीके से दिया हुआ है। वो कहते हैं 16 साल की बच्ची आई है, उसकी फैमिली हिस्ट्री, स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज के साथ। अब आप उसकी मॉनिटरिंग किस चीज से करोगे? हाँ जी आप लोग बताओ। 20 years तक वेट करेंगे. वेरी गुड। ये एमसीक्यू इस तरह आता है, तो आप नो स्क्रीनिंग टिल 20 years ऑफ एज। ठीक है। 20 years के बाद आपको अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन कराना होता है। तो ये बताने का मकसद ये था कि ये ऑन एग्जामिनेशन में इस तरह का भी एमसीक्यू दिया हुआ है। 20 years के बाद जो है ना सिस्ट बनना शुरू होती है, तो उससे पहले अल्ट्रासाउंड कराते भी रहो तो कोई फायदा ही नहीं होगा, सिस्ट बनेगी नहीं, नजर ही नहीं आएगी। 77 एमसीक्यू हमारे पास है। नोन केस ऑफ सीकेडी स्टेज 3B। हाँ जी, कौन सी हो गई? स्टेज 3B है, कितनी होगी जीएफआर? 30 to स्टेज 3 45 60। 30 to 45 होगी आपके पास। वेरी गुड। अच्छा, क्लोनोस्कोपी उसकी कंफर्म कर दी है, क्लोनोस्कोपी प्लान की है टू कंफर्म द काज। और उसमें पेशेंट को जो है ना क्लीन एनीमा कंटेनिंग सोडियम फॉस्फेट एंड सोडियम पाइकोसल्फेट पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल, इसके साथ उसका किया है। पेशेंट डेवलप एनयूरिया और हाई यूरिया क्रेटिनिन। अच्छा, इसमें आपको पता होना चाहिए जब भी पेशेंट जो है ना एनीमा करना है तो आपने ना सीकेडी के पेशेंट में फॉस्फेट एनीमा नहीं करना। ठीक है। फॉस्फेट नेफ्रोपैथी हो जाती है डेवलप, पहले ही फॉस्फेट ज्यादा है तो मसला हो जाएगा। 78 एमसीक्यू है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिस्क फैक्टर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्टैग हॉर्न कैलकुलस? अच्छा, एक मैंने आपको पहले भी आपको असाइनमेंट दी थी कि प्लीज आपने ना जो है ना मास्टर दी आईएमएम से निकाल के भेजनी थी पिक्चर्स। अब जिसके पास मास्टर दी आईएमएम है ना, स्टोन्स का जो है ना रीनल स्टोन्स,
मास्टर दी एमएम मैंने एक बहुत अच्छा टेबल बना हुआ है प्रिवेंशन का, कि प्रिवेंशन में क्या क्या देना है, अगर हो जाए एक बार स्टोन्स तो फिर ट्रीटमेंट क्या है। तो वो टेबल हर हाल में रिवाइज करना होता है, सारे स्टोन्स का इकट्ठे करके लिखा हुआ है उसमें। अच्छा, इसमें जो है ना रिस्क फैक्टर आपको पता है, अल्कलाइन यूरिन जो है ना वो स्टैकहोर्न कैलकुलस कराता है। बैक्टीरिया कौन से इन्वॉल्व होते हैं इसमें? यूरिया, हाँ मेरे जी, नाम कौन? यूरिया प्लाज्मा, यूरिया लाइटिकम और प्रोटीएस। प्रोटीज वेरी मेरा गुड। ले तो लो। प्रोटीएस अब और कौन से होते हैं? यूरिया प्रोड्यूसिंग होगा, कौन से होंगे इनमें? एग्जाम्पल किसकी है? प्रोटीएस प्रोटीज मेरा ले लो। और प्रोटीएस होगा, और यूरिया प्लाज्मा, यूरिया लाइटिकम। वेरी गुड। अच्छा, दूसरा ये बताएं कि इसका नाम दूसरा क्या होता है, कौन से स्टोन्स कहलाते हैं ये स्टैगहोर्न्स? प्यूरोवाइट, मैग्नीशियम आयन प्यूरोवाइट फॉस्फेट। स्टोन। वेरी गुड। नेक्स्ट एमसीक्यू हमने पहले डिस्कस कर लिया कि क्रोन्स के साथ कौन से होंगे, कैल्शियम ऑक्सीडेट स्टोन्स होंगे। अच्छा, अब आपको ना मैं बार बार बता रही हूँ कि प्लीज मास्टर द एमएम से प्रिवेंशन में क्योंकि इकट्ठे किए ना एमसीक्यूज अभी गुजरेंगे लेकिन इकट्ठे कंपाइल नहीं किए हुए हैं। तो वो एक टेबुलर फॉर्म में मास्टर द एमएम में दिया हुआ है, तो उससे बड़ा अच्छा रिटेन हो जाता है। तो प्लीज बाकी जिसके पास मास्टर द एमएम है बाकियों को भी शेयर करते हैं वो टेबल रीनल स्टोन्स का। ATMCQ है 35 years old patient with a history of recurrent urinary stones. Lithotripsy was needed. A comparison analysis shows calcium oxalate stones. What treatment should be given? अब आपको पता है, मैंने आपको बाबा बताया था कि पेशेंट में आपने कैल्शियम, जो आपके पास थायराइड डायूरेटिक्स हैं वो कैल्शियम स्टोन्स की प्रिवेंशन में यूज होते हैं। और कौन से स्टोन्स कराते हैं? कैल्शियम स्टोन्स की प्रिवेंशन में यूज होते हैं, यूरिक एसिड स्टोन्स कहलाते हैं, कराते हैं। तो जो थायराइड डायूरेटिक जैसा सिंड्रोम था वो कौन सा था, कौन बताएगा? जीटलमैन बार्टर। सिंड्रोम, जीटलमैन थायराइड और लूप डायूरेटिक्स बार्टर। तो बार्टर के साथ क्या होता है? कैल्शियम, यूरिनरी कैल्शियम क्या होता है? ज्यादा होता है। जीटलमैन के साथ क्या होता है? यूरिनरी कैल्शियम कम होता है। ठीक है, ये डिफरेंस था जो कि हमने एसिड बेस बैलेंस में पढ़ा था। कोई वैल्यू बता सकता है इसकी? हाँ जी, कोई वैल्यू बता सकता है? कैल्शियम की क्या वैल्यू थी डिफरेंशिएट करने के लिए बार्टर और जीटलमैन? ये तो हमने चैप्टर बड़े अच्छे लेस देन से लेस देन यूरिन 15 मोर देन। यूरिनरी कैल्शियम मोर देन एक्सक्रीशन कम 300। होता है। वेरी गुड जी। किसमें था? किसमें बार्टर में होगा और ट्रीटमेंट होगा। ठीक है, तो ये चीज आपने ध्यान रखनी होती है। बस वो टेबुलर फॉर्म में आप याद कर लोगे ना तो आपको सारा पता चल जाएगा कौन से स्टोन्स किस वजह से होते हैं और आपने क्या करना होता है, किसकी प्रिवेंशन किससे करनी होती है। 81 हमारे पास है 25 years old patient with a history of flank pain associated with hematuria nausea for 2 hours. X-ray done was normal. Helical CT पे स्टोन आ गया। क्या निमोनिक था हमारा? लक्स। लक्स। एल से क्या था? ल्यूसेंट, जो कि नजर नहीं आएंगे एक्सरे पे। यू से क्या था? यूरिक एसिड। वेरी गुड। एक्स से क्या था? जेंथिन। जेंथिन। तो इसमें कौन से, आप जेंथिन नहीं दिए हुए तो कौन से स्टोन्स बने? यूरिक एसिड। ठीक है, ये हमें हेलिकल सिटी पे नजर आएंगे और एक्सरे पे नजर नहीं आएंगे, इसीलिए इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस हेलिकल सिटी होता है, इनिशियल इन्वेस्टिगेशन एक्सरे होता है। 82 MCQ, which one of the following is not a prevention to method to reduce the formation of cystin stones? ठीक है, अब ये ट्रायोप्रोनिन थेरेपी, पेंसिलामीन, पोटाशियम सिट्रेट, आप हाई फ्लूइड इनटेक ये देते हो। अब एक इसी तरह का एमसीक्यू आया हुआ है विजडम में, उसमें उन्होंने पोटाशियम सिट्रेट की जगह ना सोडियम सिट्रेट लिखा हुआ है। ठीक है, तो उस पे भी एक बहस होती थी कि उसमें बाकी ऑप्शंस ठीक है तो सोडियम सिट्रेट वाला गलत है। ठीक है, क्योंकि पोटाशियम सिट्रेट यूज करते हो। इस तरह का भी कोई एमसीक्यू था एक जो मुझे याद पड़ता है विजडम का। अच्छा, 83 एमसीक्यू है, विच टाइप ऑफ स्टोन्स आर फॉर्म्ड इन पेशेंट विद डिस्टल रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस? कौन सी होती है डिस्टल रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस? टाइप टाइप 1 वन या टाइप आरटीए। टू? वेरी गुड। कौन से स्टोन्स होते हैं? कैल्शियम फॉस्फेट। फॉस्फेट। आज मदीहा काफी देर बाद आई है लगता है क्लास में, अब मदीहा के कमेंट आना शुरू हो गए हैं। कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है। और टोपिरामेट कौन से स्टोन्स कराती है? टाइप 1 एंड टाइप 2 दोनों करवाते।
हाँ, तो उसमें स्टोन्स कौन से होते हैं? कैल्शियम फॉस्फेट्स। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। और टोपीरामेड ट्रीटमेंट में किसके यूज हो रही थी? माइग्रेन के और किसके? वेरी गुड। और किसमें? ओबेसिटी में यूज हो रही थी। और बिनाइन इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन में यूज हो रही थी। ठीक है। 84 एमसीक्यू हमारे पास है। 42 years old male with a history of membranous nephropathy on steroids presented with sudden onset of left flank pain and hematuria। अब उसकी जो है ना, मैंने आपको बताया था पेपिलरी नेक्रोसिस और स्टोन्स की ना डीडीज आती हैं एक दूसरे की। अब पेशेंट के सॉरी, मैंने आपको बताया ना आज मेरा इशू बना हुआ है इस चीज का। मैं दोबारा स्क्रीन शेयर कर दूं? ये मैंने आपको बताया था बीच में हो सकता है कि डिस्टॉर्ट हो जाए वॉइस ना। अब आ रही है सही? ठीक है। अच्छा, ये थोड़ा बीच में दोबारा भी प्रॉब्लम आ सकता है। मैंने आपको बताया कि आज मैं आउट ऑफ सिटी हूँ जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रहा है। अच्छा, हम इस पे थे तो आपके पास जो है वो अब इसकी जो है ना लेफ्ट टेंडरनेस आ रही है और जो कि इनलार्ज लेफ्ट टेस्टिस के साथ है। हमने कहा था जो स्टोन्स का पेन है वो क्या था? लॉइन टू ग्रॉइन था, उसका ऐसे था बनाया हुआ। अब इसमें क्रेटिनिन उसकी डी रेंज है, इसमें आपके पास विच वाज 2.11 वीक बैक। इसका मतलब एक्यूट इंजरी हुई है, मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी है, साथ में उसके जो है ना वो टेस्टिकुलर स्वेलिंग हो रही है। तो ये टिपिकल हिस्ट्री रीनल वेन थ्रोम्बोसिस की है। ठीक है। जिसमें आपके पास जो है मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी के साथ हमने कहा था सबसे ज्यादा थ्रोम्बोसिस के चांस होते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास 85 है। 62 years old male, known case of diabetes, hypertension, hyperlipidemia, ट्रिपल वेसल डिजीज, एंजियोग्राफी हुई है एंस्टामी के लिए, राइट है। डब्ल्यूबीसी आते हैं जो कि इओसिनो इओसिनोफिल को शो कर रहे होते हैं। ठीक है। गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट अगर आपसे पूछेंगे तो वो स्किन बायोप्सी है, जिसमें आप आर्ट्रियोल्स के अंदर कोलेस्ट्रोल देखोगे। तो क्या कोलेस्ट्रोल एम्बोलाई सिंड्रोम की क्या होता है? किन किन सिंड्रोम्स किन किन चीजों के बाद हो सकता है? कौन बताएगा? आरटीए एंजियोग्राफी। वेरी गुड। एंजियोग्राफी हो गई। वो उसमें बोन फ्रैक्चर्स के बाद कोलेस्ट्रोल नहीं फैट एम्बोलाई होते हैं ज्यादातर ना। पीसीआईज हो गए, एंजियोग्राफीज हो गई, हमारे पास कंट्रास्ट हो गया, ये इस तरह का बताया हुआ होते हैं। ठीक है। इनके बाद चांस होते हैं कोलेस्ट्रोल एम्बोलाइजेशन के। 86 एमसीक्यू हमारे पास है। यूरिनोलाइसिस रिजल्ट ऑफ ए पेशेंट with kidney stones shows hexagonal colored crystals. These crystals are associated with। अब आपके पास जो है ना जो सिस्टिन स्टोन्स होते हैं वो हेक्सागोनल होते हैं। अब स्टोन्स की शेप भी आपको पता होना चाहिए। जो प्रिज्म शेप्ड होते हैं वो स्ट्रूबाइट होते हैं। जो डंबल होते हैं वो कैल्शियम ऑक्सलेट होते हैं। ठीक है। और निडल लाइक हमारे पास ये जो होते हैं ना येलो और ऑरेंज कलर प्लेट लाइक पैरेलल, ये यूरिक एसिड स्टोन्स होते हैं। ये आपके पास ना मास्टर दी एमएम में रीनल स्टोन्स का टॉपिक बहुत अच्छा लिखा हुआ है। मैं बार बार आपको एडवाइस करूंगी क्योंकि इधर रिटेन नहीं रहता, उधर एक साथ दिया हुआ है सारे का सारा। 87 है हमारे पास। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ क्रॉनिक ट्यूबुलो इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस। अब इसमें नेफ्रोजेनिक डायबिटीज भी हो सकती है लेकिन इसमें नाइन कैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस नहीं होती। वो किसका फीचर होती है? आरटीएस का, रीनल ट्यूबुलो एसिडोसिस का।
88 MCQ है 68 years old male with recurrent episodes of hematuria, right flank pain and weight loss for 3 months. अब देखो वेट लॉस है इसके साथ हीमेटूरिया के साथ, तो इसका मतलब है कोई रीनल मास होगा, स्टोन, मतलब इसमें आगे बता भी दिया मास भी है उसके। एचबी भी उसकी बढ़ी हुई है, सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया होता है रीनल कैंसर के साथ। तो नेक्स्ट स्टेप आप सीटी चेस्ट एब्डोमेन पेल्विस कराओगे। मेरे साथ एक कोलीग थी पेसिस में, उनका जो फर्स्ट, उनकी भी फर्स्ट अटेम्प्ट थी, मेरी भी थी खैर, लेकिन उनका फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हो सका था क्लियर। तो उन्होंने ये कुछ बोंगिया मारी थी, लाइक एब्रीविएशंस बोली थी, सीटी कैप। तो इस बात को बहुत माइंड करते, सीटी कैप, चेस्ट एब्डोमेन पेल्विस। तो आप ना कभी भी वाइवा वगैरह में कहीं भी जाना तो एब्रीविएशन यूज करनी होती। किसी भी मेलिग्नेंसी में आप सीटी चेस्ट एब्डोमेन पेल्विस कराते हो उसके स्टेजिंग कराने का जो केस था। 89 हमारे पास 53 years old male admitted with a fever, lower abdominal pain। आपको पता है लेफ्ट साइडेड एब्डोमिनल पेन हो और ओल्ड एज हो तो डायवर्टिकुलाइटिस को भी रूल आउट करते हो आप, और साथ में ब्लड स्टूल्स हो। सीटी पे इंसिडेंटली उसका जो है ना 5.2 सेंटीमीटर रेनल मास आ गया। स्कैन इज नॉर्मल। अब आपको पता होना चाहिए कि ट्यूब है, अगर मास ग्रेटर देन 4 सेंटीमीटर हो लेकिन लेस देन 7 हो, कोई लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो आप यूरोलॉजिस्ट को रेफर करोगे फॉर रेडिकल नेफ्रेक्टमी। अगर 4 सेंटीमीटर से कम है तो सर्वेलेंस करोगे। ठीक है। अगर आपके पास बोन स्कैन एमआरआई आपने इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में मेट्स वगैरह देखने के लिए नहीं कराना होता। मेरे अपनी कजन के बेटे को था, 5 इयर्स का था, वो रीनल सेल कार्सिनोमा ना, उसके लंग में मेट्स गए हुए थे। इसके मेट्स फॉरी कॉमन लंग में जाते हैं, बोन्स में जाते हैं। 90 MCQ हमारे पास है, फिर 25 उसकी नेफ्रेक्टमी हो गई थी और उसकी कीमो हुई है, उसके बाद माशाल्लाह वो स्टेबल है। एक ही बेटा है उनका और वो 5 इयर्स का था जब उसको डायग्नोज हुआ। उसको पेनलेस हीमेटूरिया हुआ था, लाइक बहुत ज्यादा, वो बताती थी पूरा ब्लड आ गया था यूरिन में। तो तब वो लोग भागे थे सर्वेलेंस के लिए। अच्छा, 90 MCQ हमारे पास है 25 years old female presented with a history of recurrent episodes of dysuria fever for 1 year. She has been treated for UTIs 5 times in the last year. What should be the most appropriate next step? आप उसका यूरिन कल्चर कराओगे। अच्छा, आपको पता होना चाहिए रिकरेंट यूटीआईज और आपके पास जो है ना रिलैप्स के क्या डिफरेंस होते हैं, कौन बताएगा? आपके पास बेसिकली रिकरेंट ये होता है कि रिकरेंट आपके पास 3 या more than 3 एपिसोड्स आ चुकी हैं इन 12 months। परसिस्टेंट यही होता है कि आपने के पास जो है ना स्टिल वही बैक्टीरिया आ रहा है। आपने हालांकि वो जो है एंटीबायोटिक थी वो सेंसिटिव एंटीबायोटिक दी थी, कल्चर सेंसिटिव, लेकिन स्टिल 2 weeks बाद जो है ना वो चल रहा है अभी पॉजिटिव, तो ये परसिस्टेंट है। मैंने आपको कहा था कॉम्प्लिकेटेड एंड कॉम्प्लिकेटेड यूटीआईज के भी डिफरेंस आपने पढ़ने, असाइनमेंट दी थी मैंने, किसी ने पढ़ा था? हाँ जी, कॉम्प्लिकेटेड एंड कॉम्प्लिकेटेड यूटीआईज कौन पढ़ के आएगा? वो थोड़ा सा ग्रुप पे बताएगा उसके बारे में। 3-4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि कॉम्प्लिकेटेड यूटीआईज को डिटरमिन करती हैं। चलेंगे, अब कोई ग्रुप पे पढ़ के खुद से बताएगा। 91 MCQ हमारे पास है 35 years old male with a history of weight loss, low grade fever, dysuria for 6 months. यूरिनल लाइसिस पे पसल्स आ रहे हैं 25 to 30 with culture came to be negative 3 times. अल्ट्रासाउंड पे bilateral mild hydronephrosis. MTB culture shows Mycobacterium tuberculosis. What should be the treatment? अच्छा, ये ना आपके पास आते होते हैं कि इसका टीबी जो है वो कितने टाइप की हो सकती है इसके साथ, या तो आपके पास खाली किडनीज की है या फिर यूरेटर्स भी इन्वॉल्व हो रहे हैं। यहाँ पे अब आपको पता है कि पेशेंट को हाइड्रोनेफ्रोसिस डेवलप हो रहा है, इसका मतलब है यूरेटेरिक रिकंस्ट्रक्शन भी आपको करनी पड़ेगी, एटीटी 12 months के लिए देनी है। अब ये आगे क्लासिफिकेशन बताई हुई है, खाली के टीबी है, किडनी की टीबी है, उसके लेवल्स हैं। ठीक है, लेवल 1 में आपने क्या करना होता है, एटीटी ओनली। लेवल 2 में क्या होता है, पेपिलाइटिस डेवलप हो जाता है, डिस्ट्रक्टिव फॉर्म आना शुरू हो जाती है, उसको भी आपने एटीटी ही देनी है। लेवल 3 में आपके पास कैवर्नस टीबी, ठीक है, कैवर्न्स बन गया, इसमें आपको सर्जरी भी करनी है। लेवल 4 में आपके पास क्या है, डिस्ट्रक्शन भी हो गई है साथ, तो इसमें नेफ्रेक्टमी प्लस एटीटी।
अगर यूरिटेरिक आ गई है टीबी, कॉम्प्लिकेशंस ऑफ किडनी टीबी, उसमें आपने देखना है कि किस लेवल का आ रहा है, खाली स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, तो फिर आप क्या करोगे? अगर सिंपल स्ट्रक्चर फॉर्मेशन विद हाइड्रोनेफ्रोसिस है तो रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी। अगर केटीबी का लेवल 1 2 3 है, जो हमने ऊपर पढ़ के आए लेवल, तो आपको नेफ्रोयूरेटेक्टमी करनी पड़ेगी। ब्लैडर भी इन्वॉल्व हो गया तो फिर आपने क्या करना है? अगर ग्रेड 1 और 2 है एटीटी, ग्रेड 3 में आपने क्या करना होगा? ट्रोस्पियम क्लोराइड ऐड करना होगा, ग्रेड 4 में सिस्टेक्टमी करनी होगी, ब्लैडर को भी रिमूव करना पड़ेगा। 92 एमसीक्यू हमारे पास है। 35 years old female with dysuria, frequency of urination for 3 days, यूरिनोलाइसिस पे ल्यूकोसाइट एस्टरेज पॉजिटिव आ रहा है, नाइट्राइट पॉजिटिव 50 to 60 पस सेल्स आ रहे हैं। सिप्रोस की स्टार्ट की, आफ्टर 1 week उसको सेम सिम्टम्स आ रहे हैं, कोई इंप्रूवमेंट नहीं है। अब उसका जो क्या है, इक्वलाई आ रहा है विद एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम बीटा लैक्टामेज। अब जब भी आपके पास एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम बीटा लैक्टामेज का आ रहा है और सब सिप्रो वगैरह दे चुके हो, तो अब आप कौन सी ड्रग्स दोगे इसमें? मीरोपेनम, इमीपेनम या एंट्रापेनम दे सकते हो। एंट्रापेनम का ये एडवांटेज होता है कि ये ऑरल दी जा सकती है, तो इसीलिए आप इसको ये भी दे सकते हो। सॉरी, इसको वंस डेली डोज होती है इसकी, ठीक है, तो इसे इसलिए आप प्रेफर करते हो। मीरोनम वगैरह को आपको टीडीएस देना पड़ता है, तो इसी वजह से आपने एंट्रापेनम नहीं, पाकिस्तान में तो कभी नहीं दी। वैसे ना ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे, मैं भी अभी तक इस चीज में लैग बिहाइंड कर रही हूँ। मेरा क्योंकि फार्मास्यूटिकल वालों से ऐसा लिंक नहीं होता, तो मुझे नहीं पता चलता क्या चीज पाकिस्तान में अवेलेबल है या नहीं, तो ये चीज बहुत मुश्किल होती है पता करना। लेकिन मेरे अपने एचओडी कहते हैं जब आप फार्मास्यूटिकल वालों के साथ इंडल्ज हो जाओ ना, तो आपको खुद ही याद करा देते हैं कि पाकिस्तान में कौन कौन सी आ रही है। अच्छा, 93। और दूसरा ये कि जो क्लिनिकल प्रैक्टिस करते हैं ना, उसको ये चीजें अच्छी आती हैं कि मतलब वो अवेलेबल है या नहीं। हम तो यहाँ पे जो अपने हॉस्पिटल में अवेलेबल है हम वही देते हैं। अच्छा, नेक्स्ट मेरे पास 93 है। 36 years old, a female is diagnosed as having hypertension in routine examination. Blood pressure उसका 165, 105. All the blood tests were normal. You have started on lisinopril 5 milligram once daily. सॉरी सॉरी सॉरी, ये स्क्रीन दोबारा हट गई, एक सेकंड। अच्छा, अब आपने उसको जो है ना वो दिया है, लिजिनोप्रिल पे था पेशेंट, और अब उसको जो है ना वो आफ्टर 1 week patient came with complaining of feeling weakness with muscle pains. You have ordered the blood test which shows urea 126, creatinine 3.5, potassium 5.9, bicarb 16 with a blood pressure of 160, 100. What is the probable diagnosis? देखो, जब भी पेशेंट हाइपरटेंशन के साथ आ रहा है और लिजिनोप्रिल वगैरह स्टार्ट की है उसकी, और उसके बाद उसमें जो है ना वो स्टिल हाइपरटेंशन उसकी चल रही है, तो ये रीनल आर्टरी स्टेनोसिस का केस होता है। जबकि जब लिजिनोप्रिल स्टार्ट करने के बाद सडन उसकी चीजें जो डेट्यूरेट हुई हैं, या जीएफआर फॉल कर गई, या उसका क्या हुआ है, उसकी जो है ना वो क्रेटिनिन राइज हो गई, तो ये टिपिकल हिस्ट्री होती है रीनल आर्टरी स्टेनोसिस की। अच्छा, नेक्स्ट एमसीक्यू 94 हमारे पास है। A diagnosed case of multiple myeloma presented with pedal edema, periorbital swelling. लैब से उसकी एल्ब्यूमिन कम है 2.1, क्रेटिनिन 1.3, यूरिनरी प्रोटीन उसका ज्यादा आ रहा है 5.7 ग्राम, नेफ्रोटिक रेंज का है, फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोसेक्रोसिस है। तो क्या कॉज होगा मल्टीपल माइलोमा में? जो आप पेमिड्रोनेट देते हो, पेमिड्रोनेट क्या करती है? पेमिड्रोनेट किस क्लास में आती है? बिस्फॉस्फोनेट। वेरी गुड, बिस्फॉस्फोनेट है, ठीक है। तो ये हमारे पास कौन सा करती है? ये हमारे पास फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोसेक्लेरोसिस कराती है। पेंसिलामिन हमने पढ़ी थी मेम्ब्रेनस, और ये हमारे पास क्या है? फोकल सेगमेंटल। आज 95 एमसीक्यू, आज का लास्ट एमसीक्यू हमारा है। 65 years old male with previous radiation therapy for colorectal carcinoma presents with weight loss, malaise, dull abdominal pain, and back pain. He has also noticed increased frequency and hesitancy of urination.
non-chromatic anemia, normochromic anemia, increased ESR, and renal failure. His renal failure does not improve with fluids and ultrasound is organized. Retroperitoneal mass आ रहा है। ये टिपिकल हिस्ट्री होती है जो कि आपके पास मेलिग्नेंसीज के साथ और सारा जो है वो आपके पास अल्ट्रासाउंड पे मास नजर आ रहा है, तो रिट्रोपेरिटोनियल फाइब्रोसिस है ये। हमें जो एमसीक्यू आया था वो इससे एडवांस लेवल का आया था जो कि IgG4 रिलेटेड डिजीज था। उसमें उसमें रिट्रोपेरिटोनियल फाइब्रोसिस की सारी हिस्ट्री दी हुई थी और साथ में नेक में भी फाइब्रोसिस बताई हुई थी थायराइड के पीछे। तो वो IgG4 रिलेटेड डिजीज थी जो हमें आया था एमसीक्यू 2023 फेब डाइट में। अच्छा मेरे पास ना आज मेरे पास बुक नहीं है एक्चुअली। कोई भी वो क्वेश्चन पढ़ दे प्लीज। आज मेरे पास बुक नहीं है, मैं बुक लेके नहीं आई अपने साथ, सामान नहीं लाई इसलिए। आगे कोई पढ़ सकता है वो क्वेश्चन पढ़ दे या शेयर कर दे पिक्चर इधर, तो मैं उसको पढ़ देती हूँ। हाँ जी कोई पढ़ेगा विलिंगली, नहीं तो फिर मेरे पास अब वो नहीं है। वो ग्रुप पे शेयर कर दे, मैं वॉइस मैसेज में आपको बता दूंगी उसका। मेरा ख्याल है ग्रुप पे शेयर कर दिया किसी ने। मैं दिया ने शेयर कर दिया, मैं इसको पढ़ रही हूँ ठीक है। अच्छा इसमें है पेशेंट है 22 years old women for outpatient review and requested advice about family planning. End stage renal disease है chronic GN की वजह से। Pre preemptive transplantation for 6 months previously. She had gained 6 kg weight since her transplant and had her infections, episodes of rejection. Her current treatment compromised low dose prednisolone, tacrolimus. बेसिकली बताना चाह रहे हैं टेक्रोलिमस वगैरह ले रही है, ठीक है। उसकी बाकी चीजें नॉर्मल है। अब आपको एंड स्टेज मेल एंड फीमेल पेशेंट विद एंड स्टेज रिनल डिजीज, सेक्सुअल डिसफंक्शन में होता है, इनफर्टिलिटी हो जाती है, ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा है कि आपको इस केस में जब पेशेंट टेक्रोलिमस वगैरह ले रहा होता है, इसमें आपने क्या करना होता है, प्रेगनेंसी डिले करनी होती है, ठीक है। फर्स्ट और सेकेंड ईयर पोस्ट ट्रांसप्लांटेशन आपको डिले करना होता है, ठीक है। ये हमारे MCQs खत्म हुए और किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताए। हाँ ये हमें MCQ आया था, डेफिनेट ट्रीटमेंट अगर बायलैटरल आ जाए तो। बायलैटरल रीनल आर्टरी स्टेनोसिस का हमने तो स्टंटिंग लगाया था। अगर बायलैटरल हो जाए ना तो फिर आपने स्टंटिंग, फिर हमने सर्च भी किया था, हमें स्टंटिंग मिला था। किसी का कोई और क्वेश्चन हो? अगर पेशेंट का मेल पार्टनर का रीनल ट्रांसप्लांट हो, इन्होंने मेल फीमेल दोनों की मेंशन किया हुआ है ना। विद एंड स्टेज रीनल डिजीज में फंक्शन कॉमनली डिसफंक्शन होगा यहाँ पे, लेकिन इनफर्टिलिटी इसमें बाकी फीमेल्स का बता, मेरे पास ये MCQ नहीं है, लेकिन मेल्स का भी मेरा ख्याल है यही चलेगा, वो भी ले रहा होगा जब टेक्रोलिमस वगैरह, तो उसको भी अवॉइड करनी होगी। लेकिन इसको मजीद फिर भी कंफर्म करेंगे, ठीक है। क्योंकि मुझे याद पड़े एक MCQ डर्मा के चैप्टर में टेक्रोलिमस का है इस तरह का, जिसमें उन्होंने मेल को भी मना किया हुआ है कि मेल भी कॉन्सेप्ट मतलब मेल ले रहा है तो फिर आपने कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर्स यूज करनी है। लेकिन मजीद इसको ना फिर अप टू डेट से कंफर्म कर लेंगे, ठीक है। कोई और क्वेश्चन हो किसी का? सही। आ, तो ये फिर इसका कंफर्म कर लेंगे। मेल पार्टनर का टेक्रोलिमस वगैरह पे तो नहीं करना होता ये तो। आप मगरबी सर्च करोगे डर्मा वाला चैप्टर में फर्स्ट MCQ, जिसमें उन्होंने उसको यूज किया हुआ है एरिथीमा नोडुज्म, उसके बाद एक MCQ बनाया हुआ है इस टॉपिक पे, उसमें उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि टेक्रोलिमस स्टॉप भी हो जाए तो उसके 1 वीक तक भी एहतियात करना होता है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर्स यूज करनी होती है। मजीद इसको लेकिन कंफर्म कर लेंगे रीनल ट्रांसप्लांट के बाद क्या है मेल्स का। कोई और क्वेश्चन किसी का?
चलें फिर इसके साथ सेशन एंड करते हैं इंशाल्लाह। कल तो हमने ऑफ रखा हुआ है, कल 30th है। फर्स्ट और सेकंड को अगर टाइम मिला, मतलब मैं बता दूंगी अगर हमने लीवर करना हो, नहीं तो फिर आपका ऑफ शुरू हो जाएगा। फिर हम इंशाल्लाह 9th और 10th से शुरू करेंगे। मैं आपको कल के बाद कल कंफर्म कर दूंगी कि हम परसों कर पाएंगे या नहीं। ठीक है। कल क्लास होगी नहीं होगी मैडम? आप मीन अपना पुराना चले ओके। अभी मैं आपका कल तो क्लास नहीं है। कल क्लास नहीं है क्योंकि कल मुझे ट्रैवल बैक करना है और रात में करना है, तो फिर क्लास का टाइम खत्म हो जाएगा। तो परसों होगी। लीवर हमने कवर करना है, लीवर चैप्टर। फिर उससे नेक्स्ट वीक आपका पूरा ऑफ है। चलें फिर एंड करते हैं सेशन। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।